अपने देश में हर क्षेत्र के लिए नियामक संस्थाएं हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या वह पर्याप्त सक्षम हैं और क्या अपना काम सही तरीके से कर पा रही हैं। नमस्कार, मैं बबलू कुमार, आप देख रहे हैं भारत की बात। कुछ वर्ष पहले गाम्बिया और उज्बेकिस्तान में भारत में बनी कफ सिरप के सेवन से कई बच्चे मर गए थे। उसी समय कायदे से दवाओं के निर्माण की प्रक्रिया और उनके गुणवत्ता की जांच करने वाली संस्थाओं को सक्षम बनाने का बीड़ा उठा लिया जाना चाहिए था। चर्चित विषाक्त कफ सिरप कोल्ड ड्रिप के मामले में यह सामने आया है कि नियामक संस्थाओं ने अपना काम सही तरीके से नहीं किया। इस विषाक्त कफ सिरप के सेवन के चलते मध्य प्रदेश और राजस्थान में 25 से अधिक बच्चों की जान चली गई। देश में दवा निर्माण के लिए नियामक संस्था केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO नियम तो तय करता है, पर कारखानों को लाइसेंस देना, दवा निर्माण इकाइयों के निरीक्षण और दवाओं के नमूनों पर परीक्षण किए जाने जैसा काम राज्य औषधि नियामक प्राधिकरण करते हैं। राज्यों के ऐसे प्राधिकरणों की क्षमताएं अलग अलग हैं और CSDAO के पास ऐसे अधिकार नहीं हैं कि वह राज्य के प्राधिकरणों के कामकाज की निगरानी रख सके। जहरीले कफ सिरप से 25 बच्चों की मौत के बाद ऐसी खबर आई है कि दवा निर्माण एवं उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था को और सक्षम बनाया जाएगा। लेकिन कहना कठिन है कि ऐसा हो सकेगा और उसके नतीजे में ऐसे मामले फिर सामने नहीं आएंगे। सरकार की इसकी अनुभूति होनी चाहिए। नियामक संस्थाओं को तय करना होगा कि उत्पादों एवं सेवाओं की गुणवत्ता सुधरे और उपभोक्ताओं को शिकायतों का समय पर सही ढंग से समाधान हो, क्योंकि कोई देश अपनी संस्थाओं की सजगता से ही सफल और विकसित बनता है। वाराणसी में रामनगर के सूजाबाद स्थित एक गोदाम से 173 पेटी कफ सिरप बरामद किया गया है। यह गोदाम शुभम जायसवाल के करीबी मनोज यादव का होना बताया जा रहा है। मनोज यादव की पहले सप्तसागर मंडी में दवा की दुकान थी। 3 वर्ष पूर्व मनोज शुभम जायसवाल के साथ जुड़ गया और दवा की दुकान बंद कर दी। मनोज यादव के गोदाम से बरामद कफ सिरप की कीमत 55 लाख रुपए की गई है। गोदाम लगभग 4 बिस्वा जमीन पर बना है। मनोज के जालसाजी का किसी को शक ना हो, इसके लिए गोदाम के आगे ई-रिक्शा का चार्जिंग पॉइंट बनाया गया था। 28 नवंबर को रोहनिया के भदवर में 500 पेटी कफ सिरप बरामद हुआ। मामले के आरोपी व ग्राम प्रधान पति महेश की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस मशक्कत कर रही है। हालांकि इस पर 25,000 का इनाम भी रखा गया है। रोहनिया पुलिस ने महेश के बैंक ऑफ बड़ौदा और ICICI बैंक के खाते में जमा 10 लाख रुपए को फ्रीज कर दिया है। रोहनिया पुलिस की जानकारी के अनुसार ट्रक से कफ सिरप को वाराणसी लाया गया था। जांच गहराई तो टोल टैक्स के रिकॉर्ड से ट्रक का संभावित नंबर मिला, जिससे आगे की राह आसान हुई। गाजियाबाद निवासी आर फार्मा के मालिक सौरभ त्यागी ने कफ सिरप भेजा था, जबकि उसे लोड कराने का काम शिवानंद उर्फ शिवा ने कराया था। कफ सिरप तस्करी गिरोह का मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल इतना शातिर था कि पुलिस की जांच शुरू करने से पहले वाराणसी में बैठे शुभम ने आगे की तैयारी शुरू कर दी। 15 दिन पहले ही अपने और अपने परिवार के बैंक खाते से रुपए ठिकाने लगाने शुरू कर दिए थे। वाराणसी में अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम से SBI, HDFC समेत और बैंकों के 14 खातों में से 50 करोड़ रुपए को ठिकाने भी लगा दिया। ज़्यादातर खाते कारपोरेट थे और वह बड़े पैमाने पर लेन देन भी करता था, तो बैंक अधिकारियों को भी शक नहीं हुआ। इस मामले में नाम आने से पहले सोनभद्र में बीते 18 अक्टूबर को 2 कंटेनरों में करीब 3 करोड़ रुपए का कफ सिरप बरामद होने के बाद से ही शुभम को भनक लग गई थी
कि पुलिस उस तक पहुंच ही जाएगी। गाजियाबाद पुलिस ने 4 नवंबर को कफ सिरप तस्करी मामले में नामजद कर लिया था, लेकिन सातिर शुभम जायसवाल अगले ही दिन परिवार और दोनों पार्टनर गौरव जायसवाल और वरुण सिंह के साथ दुबई भाग गया। औषधि विभाग ने 15 नवंबर को शुभम व उसके पिता भोला को रांची स्थित फर्मशैली ट्रेडर्स समेत 26 दवा दुकानों के खिलाफ मामला दर्ज किया। जब तक कमिश्नरेट पुलिस सक्रिय हुई तब तक देर हो चुकी थी, जबकि पुलिस का दावा है कि तेजी से कार्रवाई करते हुए 15 नवंबर को उन खातों में रखे 2 करोड़ रुपए को फ्रीज कर दिया गया था। शुभम और उसके परिवार के लोगों ने इन खातों से कब कब कितने रुपए निकाले और उसका क्या किया, इसकी जानकारी भी जुटाई जा रही है। शुभम जायसवाल ही इस सिंडिकेट का मुख्य सरगना था, जो उत्तर प्रदेश, झारखंड और अन्य राज्यों से होते हुए कथित तौर पर बांग्लादेश और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों तक प्रतिबंधित कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी कराता था, जिसका इस्तेमाल नशे के लिए किया जाता था। वह शैली ट्रेडर्स नामक फर्म का मालिक है, जो इस अवैध व्यापार का केंद्र था। शुभम जायसवाल और उसके साथियों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ड्रग लाइसेंस लिया था और करीब 100 से अधिक बोगस फर्मों के जरिए करोड़ों रुपए की कफ सिरप खरीदी और बेची गई। शुभम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद जायसवाल को भी कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही कई अन्य दवा कारोबारियों और फर्म संचालकों को भी फर्जी लाइसेंस और बिलिंग के लिए गिरफ्तार किया गया है। पुलिस और एसटीएफ ने सोनभद्र, गाजियाबाद और वाराणसी सहित कई जगहों से करोड़ों रुपए मूल्य की प्रतिबंधित कफ सिरप की बड़ी खेप भी बरामद की है। इस मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया गया है। आईजी LR कुमार के नेतृत्व में जांच की जा रही है। इसके अलावा परिवर्तन निदेशालय ईडी ने भी शुभम जायसवाल के वाराणसी स्थित ठिकानों पर नोटिस चिपकाकर मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच शुरू कर दी। शुभम जायसवाल और उसके पिता भोला प्रसाद जायसवाल सहित कई लोगों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत 28 जिलों में अब तक 128 मुकदमे दर्ज कराए जा चुके हैं। आईजी LR कुमार के नेतृत्व में 3 सदस्यीय एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी में एसएसपी एसटीएफ सुशील धुले चंद्रभान और खाद्य सुरक्षा के सहायक आयुक्त अखिलेश कुमार जैन बतौर सदस्य शामिल हैं। गृह विभाग ने एसआईटी के गठन का आदेश जारी किया है। एसआईटी अवैध सप्लाई की सिंडिकेट के नेटवर्क से जुड़े बड़े कारोबारियों की सिलसिलेवार पड़ताल कर रही है। खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रसाधन FSDA की जांच में इस सिंडिकेट में शामिल 12 मुख्य साजिशकर्ता अभी तक नामित किए गए, जिनमें विभोर राणा, सौरभ त्यागी, विशाल राणा, पप्पन यादव, सादाब, मनोहर जायसवाल, अभिषेक शर्मा, विशाल उपाध्याय, भोला प्रसाद, शुभम जायसवाल, आकाश पाठक व विनोद अग्रवाल के नाम शामिल हैं। शुभम जायसवाल और उनके सहयोगी जो अभी दुबई में शरण लिए हुए हैं, उनके प्रत्यार्पण के साथ साथ संपत्ति को जब्त करने की कार्यवाही भी की जा रही है। शुभम की गिरफ्तारी के लिए 25,000 के इनाम की घोषणा भी की गई है। सिरप के फर्जी बिक्री और तस्करी में आरोपी बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह और अमित सिंह टाटा को एसटीएफ ने पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मंगलवार को अभियुक्तों की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने समक्ष पेशी थी। अभियुक्तों को जेल से पेशी पर लाया जाना था। जेल से जब इन्हें सरकारी वाहन से न्यायालय परिसर में स्थित लॉकअप में ले जाया जाने लगा तो अधिवक्ताओं के एक समूह ने अपने हाथ में तख्तियां लेकर कोर्ट परिसर में नारेबाजी शुरू कर दी। तस्करी के आरोपितों को फांसी देने की मांग करने लगे। वकीलों के भारी विरोध और नारेबाजी के कारण पेशी के लिए इन्हें न्याय कक्ष में पेश नहीं किया जा सका। भारी विरोध के बीच वजीरगंज पुलिस ने बड़ी मशक्कत से दोनों को लॉकअप तक पहुंचाया। शांति बनाए रखने के उद्देश्य से लॉकअप में ही अभियुक्तों की पेशी कर दी गई। अभियुक्तों को 22 को अगली पेशी की तारीख देकर फिर से जेल भेज दिया गया।
फिर मिलते हैं ताज़ा अपडेट के साथ। देखते रहिए